भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत किस वर्ष बना। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष होती है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अच्छा एक बात बताइए, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण कौन किया है? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, है ना। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 है। इसका जो हेडक्वार्टर है, पहले अंग पढ़ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? अंग की बात करें तो 6 अंग है, और इस 6 अंग में से केवल एक ही अंग ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यहाँ द हेग में। कहां पर है? दी हेग। और ये जो दी हेग है ये किस देश में है? नीदरलैंड के अंदर। बाद बाकी जो 5 अंग बचा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस समय स्थापना हो रहा था उस समय कुल मिला के 51 देश सदस्य इसमें शामिल थे। 51 सदस्य देश। लेकिन जो हस्ताक्षर हुआ था 50 ही का। कितने का हस्ताक्षर हुआ था? 50। और बाद में जो हस्ताक्षर किया था वो था पोलैंड। 91 नंबर का देश जो था बाद में हस्ताक्षर किया वो था पोलैंड। और उस समय भारत भी शामिल था, यानी कि स्थापना के समय भारत भी शामिल था। इसका मतलब भारत इसका सदस्य कब से बना? 1945 से, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत किस वर्ष बना? 1945 में। कितने सदस्यों ने इसमें शामिल थे? उस समय 51 देश शामिल थे, लेकिन जो हस्ताक्षर किया था वो 50 ही ने किया था। 51 नंबर का जो देश था जो बाद में सिग्नेचर किया वो था पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? सदस्य देश है 193। कितना सदस्य देश है अभी? 193। सबसे नवीनतम सदस्य जो है, नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान। नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान, ये ध्यान रखिएगा। सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी हेड कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के हेड यानी महासचिव जो है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। और ये एंटोनियो गुटेरस जो है किस देश का है? पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के। ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से। एक सवाल और याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, जो नॉर्वे से संबंधित थे। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थांड थे, जो म्यांमार से संबंधित है। तो इस तरह से 3 सवाल यहाँ पर हो गया, आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के, प्रथम एशियाई महासचिव यू थांड म्यांमार के, और वर्तमान में जो है वो एंटोनियो गुटेरस जो है कि पुर्तगाल का संबंध किस पेय पदार्थ से? अरेबिका, है ना। अरेबिका का संबंध किस पेय पदार्थ से? इतना तो पता हो गया कि ये पेय पदार्थ से संबंधित है, लेकिन अब किस पेय पदार्थ से है उसके बारे में देखते हैं। अगर सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉफी। अरेबिका का संबंध किस पेय पदार्थ से है? वह है कॉफी से। किससे संबंधित है? कॉफी। कॉफी के बारे में 2-3 सवाल जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला कि विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कॉफी का उत्पादन जो होता है वो ब्राजील में होता है। किस देश में होता है? ब्राजील में। और ध्यान रखिएगा, ब्राजील में जो है ना, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? कॉफी के बागान को कहते हैं फेजेंडा। ये प्रश्न पूछा गया है, क्या कहते हैं? फेजेंडा।
विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? ब्राजील में। और ये जो ब्राजील है, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा। अगर हम लोग बात कर ले भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक कॉफी का जो उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। कहां पर होता है? कर्नाटक। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है कि भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? चाय, है ना। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को शुरुआत में देना है। विश्व स्तर पर किसने किया था? हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में पूछा जा रहा है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तर पर हरित क्रांति के बारे में अगर बात कर ले तो ये नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग है ये अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग। इसी ने विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किया था। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बोरलॉग। इसी ने विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किया था। भारत की बात करें, भारत में इनकी शुरुआत किसने किया? तो एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया? एमएस स्वामीनाथन ने। कब? तो किसी किताब में 67 भी दिया है, 68 भी दिया है, हाँ, और कहीं 65 भी दिया है। ऐसे विश्व स्तर पर जो भारत में जो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत किया गया वो ज्यादातर देखने के लिए मिलता है 1967-68, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और हरित क्रांति का जो संबंध है, ये सवाल पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? हरित क्रांति के द्वारा किस फसल की पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ यानी बढ़ा? वह है गेहूं। किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? गेहूं। अगर मान लीजिए आप लोगों के लिए ऑप्शन में गेहूं नहीं है, प्रश्न पूछा कि इनमें से हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा और उसमें गेहूं ऑप्शन में नहीं दिया है, तब वहां पर धान अगर मिलेगा, धान, तो धान हम लोग आंसर कर देंगे। अगर मान लीजिए कि गेहूं भी नहीं है और धान भी नहीं है, तब इस कंडीशन में वहां पर आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा मोटा अनाज। क्या मिलेगा? मोटा अनाज। और मोटा अनाज हम लोग आंसर कर देना है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो प्रश्न था, हरित क्रांति विश्व स्तर पर किसने शुरू किया था? विश्व स्तर पर जो शुरू किया था नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत किया एमएस स्वामीनाथन ने किया। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो किस पर पड़ा? गेहूं पर। गेहूं ऑप्शन में नहीं रहे तो धान करना है। अगर धान और गेहूं दोनों नहीं रहे तब हम लोगों को आंसर करना है मोटा अनाज। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुई थी? इतिहास का यह प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। वैसे पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 में। और ये जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। और इसी के साथ में बाबर ने भारत में एक नए वंश की भी शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश, है ना। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके। कब? 1526 में। और ये कौन सा युद्ध में पराजित किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। और इसी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसका नाम है मुगल वंश। वैसे मुगल वंश के बारे में बात करें, मुगल वंश में बाबर का जो शासन काल रहा कोई ज्यादा नहीं रहा। 1526 में शुरू किया और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था, है ना। ये हुआ प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि आप लोगों के लिए प्रश्न में पूछा गया था। इसके साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 में। और ये जो हुआ था किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। साथ में यह याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में।
इनके बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में, दूसरा हुआ 1526 में अकबर और हेमू के बीच में, और प्रथम हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो प्रश्न जो पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुई थी? तो 1526 पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया कोयला से संबंधित, कि भारत में कोयला का पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था वो कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, भारत में कोयला का पहला कारखाना स्थापित किया गया था रानीगंज में, और ये जो रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है रानीगंज। और इसी रानीगंज में भारत में पहला कारखाना, कोयला का कारखाना स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत में पहला कोयला का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीगंज में। रानीगंज किस राज्य के अंदर है? पश्चिम बंगाल। अगर बात कर ले कोयला, भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन यानी कारखाना या खान किस राज्य में है? तो वह है झारखंड। कहां पर है? झारखंड। झारखंड का एक जिला है धनबाद, ध्यान रखिएगा धनबाद। इस धनबाद को कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं, कोयला नगरी। धनबाद को किस नाम से जानते हैं? कोयला नगरी। अगर बात कर ले कोयला, तो कोयला को काला हीरा के नाम से भी जानते हैं। कोयला को क्या कहते हैं? काला हीरा। काला हीरा के नाम से जानते हैं किसको? कोयला को। कोयला का जो मुख्य प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के कोयला होते हैं मुख्य रूप से, और 4 प्रकार में जो पहला होता है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, और ये एंथ्रासाइट जो है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है लिग्नाइट। क्या होगा? लिग्नाइट। उसके बाद जो होगा बिटुमिनस, और उसके बाद जो होता है वो होता है पीट कोयला, जो सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है। इस तरह से कोयला के कितने प्रकार हैं? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला। ये कोयला के प्रकार हो गए। कोयला का पहला कारखाना भारत में स्थापित किया गया था कहां पर? रानीगंज में। रानीगंज किस राज्य के अंदर है? वेस्ट बंगाल में। भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड। झारखंड का शहर है धनबाद। धनबाद को क्या किस नाम से जानते हैं? कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। कोयला को ही काला हीरा के नाम से भी जानते हैं।